सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज अपन अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि एक बार अपन पूरे सिलेबस को स्टडी कर चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुल मिलाकर, अब नए सिरे से अपन नए सेशन के लिए इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज के इस टॉपिक में इंटरप्रिटेशन के मीनिंग की अपन चर्चा करेंगे। तो ये हेडिंग आपके सामने है और आप बिल्कुल शॉर्ट नोट के लिए आपको स्लाइड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन इस वीडियो में कुछ बातों की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो देखो, हिंदी में इंटरप्रिटेशन को कहते हैं निर्वचन। यहाँ पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि निर्वचन या इंटरप्रिटेशन अथवा अर्थान्वयन या कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा अंतर होता है। जैसे इस सामान्य शब्द में जिस चीज़ को या सामान्य अर्थ में अपन जिस चीज़ को सामान्य शब्द या अर्थ इसका जो अपन मानकर चलेंगे वो क्या है। तो देखिए, पहले सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के प्राकृतिक अर्थों से, ये देखिए, प्राकृतिक अर्थों से ही उसके सही स्वरूप को निर्धारित करना निर्वचन या इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो देखो, बिल्कुल नेचुरली किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है उस मीनिंग के सहारे हम किसी अधिनियम में प्रयुक्त या किसी स्टैट्यूट या संविधि में प्रयुक्त शब्द का जो सही स्वरूप या बिल्कुल सत्य रूप जो है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक रूप से सही रूप को या स्वरूप को निर्धारित करना जो है वो इंटरप्रिटेशन है। दूसरी बात देखिए, तथा जब अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों से बाहर जाकर उसकी आत्मा के आधार पर उसके सही स्वरूप को जाना जाता है तो उस प्रक्रिया को अर्थान्वयन या कंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखिए, ये शब्दों के नेचुरल मीनिंग के अंडर, देखो पहली बात है अंडर नेचुरल मीनिंग, और दूसरा है शब्दों से बाहर जाकर। तो शब्दों के भीतर या शब्दों के प्राकृतिक मीनिंग के भीतर अपन रहकर यदि किसी सत्य की जानकारी हासिल करते हैं तो इस प्रक्रिया को या प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को अपन निर्वचन कहेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ कोर सब्जेक्ट, अगर हम किसी अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की सत्यता को उसके शाब्दिक आवरण से बाहर जाकर उसके आत्मिक आधार पर या उसकी आत्मा या जो कोर सब्जेक्ट है उसके आधार पर डिसाइड करते हैं तो उसको अपन कंस्ट्रक्शन या अर्थान्वयन कहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बारे में अपन यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं इसका मुख्य मुद्दा ये है कि अर्थान्वयन और जो निर्वचन है, इन दोनों शब्दों में जो डिफरेंस है उसको जानना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हम इस सेंटेंस के आधार पर यह कह सकते हैं कि किसी भी अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की सत्यता जो है वो परखना क्या हो सकता है। सत्यता को परखना निर्वचन भी हो सकता है और सत्यता को परखना अर्थान्वयन भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या देखेंगे कि किसी भी अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली या शब्दों का जो सही स्वरूप है या उनमें निहित जो सत्यता है या सच्चाई है उसको जानने के लिए हमारे पास साधन क्या है। देन इसका उत्तर इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों बनेगा। मतलब निर्वचन के माध्यम से भी हम सच्चाई को जानते हैं और अर्थान्वयन के माध्यम से भी हम सच्चाई को जानते हैं। बात नंबर एक। दूसरी बात ये कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, प्राकृतिक अर्थों को ग्रहण करते हुए हम यदि अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की सच्चाई को जानते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरप्रिटेशन या निर्वचन कहेंगे। और यदि हम अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के प्राकृतिक आवरण या स्वरूप से बाहर निकलकर उसके
आत्मिक स्वरूप के आधार पर हम किसी अधिनियम की सत्यता को परखना चाहते हैं तो उसे हम कंस्ट्रक्शन या अर्थान्वयन कहेंगे। तो दोनों ही प्रोसेस, निर्वचन और अर्थान्वयन जो है वो अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है, सच्चाई है या सत्यता है, उसको जानने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये पहली बात अपने सामने आ गई कि इंटरप्रिटेशन से मिलता जुलता जो शब्द है कंस्ट्रक्शन, इससे इसका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी हेडिंग में अपन देखिए जो चीज लेकर चलते हैं वो आपके सामने है, वो चीज है निर्वचन बनाम अर्थान्वयन। इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी अपन आगे के इस पार्ट में करेंगे। देखिए ये कुल 6 बिंदु जो हैं उनको कंपैरेटिवली मैंने आपके सामने रखा है, और इनमें देखिए पहला है किसी तथ्य का अर्थ निकालना निर्वचन की विशेषता है, और निर्वचन प्राप्त करने का एक तरीका जो है वो है अर्थान्वयन। तो देखो, किसी भी तथ्य का अपन अर्थ निकालते हैं, किसी भी तथ्य का अर्थ निकालते हैं, उसे चाहे किसी भी तरीके से अपन मीनिंग निकालें, वो निर्वचन है, पहली बात। दूसरी बात है कि निर्वचन प्राप्त करने का एक तरीका है अर्थान्वयन। देन इन दोनों में देखो, अपन सर्कल रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये बाहर वाला सर्कल जो है वो बता रहा है निर्वचन को। किसको बता रहा है? निर्वचन को। और अंदर वाला बता रहा है अर्थान्वयन को। तो यहां देखिए, अपने लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम निर्वचन की बात कर रहे हैं तो अर्थान्वयन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखिए, यहां ये एक व्यापक पदावली है। देखिए, निर्वचन एक व्यापक पद है और उसका एक अंश या हिस्सा जो है वो अर्थान्वयन है, क्योंकि निर्वचन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और उन बहुत सारे तरीकों में से निर्वचन का एक तरीका है अर्थान्वयन। ये पहला कंपैरेटिव। तो यहाँ इनकी व्यापकता के हिसाब से यदि अपन इस चीज को देखना चाहें तो आपके सामने मैंने आपको बताया। दूसरा, आप ये देखिए, एक साध्य है, निर्वचन एक साध्य है और अर्थान्वयन निर्वचन का एक साधन है। देखो, ये अपने आप में एक अहम है। जैसे अपन कहते हैं साध्य को अपन लक्ष्य कह सकते हैं, या किसी भी पद्धति के लिए या कार्य प्रणाली के लिए हम आदर्श कह सकते हैं। और तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि निर्वचन जो है वो अपने आप में एक साध्य है, एक आदर्श है, लक्ष्य है, जबकि ये अर्थान्वयन जो है वो व्यवहारिक है, या यूं कह सकते हैं कि ये एक उद्देश्य है। तो देखिए, सामान्यतः अपन उद्देश्य और लक्ष्य एक ही मैकेनिज्म, एक ही बात के लिए प्रयुक्त कर देते हैं, लेकिन जब अपन एनसाइक्लोपीडियली एम और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस करना चाहें तो देखो, लक्ष्य जो है वो दूर स्थित प्रयोजन होते हैं। किसी भी कार्य प्रणाली के दूर स्थित प्रयोजन जो है वो लक्ष्य होते हैं और उनको हम आइडल मानकर उस मैकेनिज्म में काम करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो उस लक्ष्य को हासिल करने के साधन, हथियार हैं, तरीके हैं, उपकरण हैं। तो यहां देखो, एक लक्ष्य है, दूसरा उद्देश्य है, एक साध्य है, दूसरा साधन है। तो यहां ये कह सकते हैं कि अर्थान्वयन जो है वो निर्वचन तक जाने का एक मार्ग है। ये दूसरा कंपैरिजन इन दोनों में हो गया। तीसरा बिंदु आप देखिए, इसमें शाब्दिक या साधारण अर्थ लिया जाता है। ये देखिए, निर्वचन में शाब्दिक या साधारण अर्थ लिया जाता है। तो देखो, सामान्यतया जहां अपन चर्चा करते हैं किसी भी विधि में या अधिनियम में प्रयुक्त शब्द के वास्तविक अर्थ या उसकी सच्चाई को जानने के लिए, तो सबसे पहले निर्वचन में अपन शाब्दिक या साधारण अर्थ को लेते हैं, जबकि यहां अर्थान्वयन का मीनिंग देखिए, असंगत या अन्यायपूर्ण परिणाम की आशंका की स्थिति में शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता। तो देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम यदि वर्बल मीनिंग के सहारे किसी शब्द में निहित सच्चाई को जानना चाहें तो उससे बड़ी विसंगत या अन्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उस विसंगत या अन्यायपूर्ण स्थिति से बचने के लिए अर्थान्वयन हमें उस शाब्दिक अर्थ से हटकर मीनिंग लेने की इजाजत देता है।
और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां हमें प्रीपेड या ऑलरेडी निर्मित मीनिंग नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में अर्थान्वयन या कंस्ट्रक्शन जो है वो सत्यता को कायम करने के लिए नया जो अर्थ है वो वास्तविक शब्दावली या शब्दों के आवरण से बाहर जाकर ग्रहण करने में भी हमें इजाजत देता है। चौथा देखिए, विधायिका का आशय प्रमुख होता है किसमें? निर्वचन में। तो देखो निर्वचन में मुख्यतः अपन लेजिस्लेटिव बॉडी के इंटेंशन को देखते हैं या लेजिस्लेटिव बॉडी के इंटेंशन को महत्व देते हैं, जबकि अर्थान्वयन में परिनियम में परिभाषित शब्द का वास्तविक अर्थ प्रमुख होता है। तो देखिए यहाँ जब अपन इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो वहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी का जो इंटेंशन उस अधिनियम या स्टैट्यूट को पारित करने के पीछे रहा है उसको जानना महत्वपूर्ण होता है, जबकि अपन जब अर्थान्वयन की बात करते हैं तो हम जिस परिनियम में उन शब्दों को प्रयुक्त किया है उसका वास्तविक अर्थ जो है वही जानने पर बल देते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखिए, प्राकृतिक अर्थों से ही सत्य का स्वरूप निर्धारित करना निर्वचन है। तो देखो इंटरप्रिटेशन या निर्वचन जो है उसमें अपन जो शब्दों का अर्थ ग्रहण करेंगे, कानून के शब्दों का या विधि के शब्दों का अर्थ ग्रहण करेंगे, चाहे वो किसी संविधि की बात करें चाहे किसी अधिनियम की बात करें, तो वो बिल्कुल प्राकृतिक अर्थों में ही ग्रहण किया जाएगा। जबकि देखिए अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों से बाहर जाकर उसकी आत्मा के आधार पर सही स्वरूप का निर्धारण करना अर्थान्वयन है। तो यहाँ देखो अर्थान्वयन में अगर आवश्यकता पड़ती है किसी विसंगति या अन्याय को दूर करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम वास्तविक शब्दों के या प्राकृतिक शब्दों के प्राकृतिक अर्थ से बाहर जाकर उस कानून या अधिनियम की आत्मा को भी टटोल सकते हैं। नेक्स्ट छठा देखिए, जिन दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है, देखो जिन दो बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है किसमें? निर्वचन में। उसमें पहला है वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए और दूसरा है परिनियम निर्माण के समय विधायिका का उद्देश्य क्या था। देखो जब भी अपन निर्वचन करते हैं तो निर्वचन में पहला वास्तविक अर्थ क्या है और जिस समय उस अधिनियम को इनेक्टमेंट दिया गया था उस समय लेजिस्लेटिव बॉडी का इंटेंशन क्या था, ये दो बातें निर्वचन में मुख्यतः देखी जाती हैं। जबकि अर्थान्वयन में देखना, अर्थान्वयन की प्रक्रिया में शब्द का अर्थ खोजना पड़ता है ताकि उस स्थिति से निपटा जा सके जो विधान निर्माण के समय उत्पन्न नहीं होती है। देखो ये एक अपने आप में अलग डायरेक्शन की ओर अपने को हिंट कर रहा है ये शब्दावली जो है। देखो निर्वचन वहां तक किया जाता है जहां तक हमें सत्यता का जो अनुमान है वो शब्दों के प्राकृतिक अर्थ से लग जाता है, और जहां शब्दों के प्राकृतिक मीनिंग से हमें उन शब्दों की वास्तविकता या सच्चाई ज्ञात नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन में हमें अर्थान्वयन की आवश्यकता पड़ती है। और अर्थान्वयन बेसिकली उन परिस्थितियों की मांग मानी जाती है जहां परिस्थितियां किसी कानून के बनकर लागू होने के बाद इतनी बदल चुकी होती हैं कि उन बदली हुई परिस्थितियों में प्राकृतिक शाब्दिक अर्थों से काम नहीं चलता या हम उस कानून के कोर सब्जेक्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। आगे देखिए, निर्वचन के विभिन्न अर्थ लिए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ एक आध एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और कुछ ही के एग्जाम्पल जो है वो आप और ध्यान किताब से लेके ध्यान में रख सकते हैं। पहला, चैम्बर्स डिक्शनरी में लिखा है एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो देखो निर्वचन का कार्य या निर्वचित करने का कार्य जो है वो ही निर्वचन है। सामंड ने इसके लिए जो शब्दावली यूज की है वो है प्रोसेस बाय विच इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर कैन बी असर्टेन्ड, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम विधानमंडल के आशय को मालूम कर सकते हैं या विधानमंडल के आशय को जान सकते हैं। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर विजय नारायण मणि ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानव मस्तिष्क के वे कार्य जो देश काल विधि प्रणाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनीतिक प्रणाली सामाजिक तथा नैतिक धारणाओं के साथ बदलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि निर्वचन में वो सारे मानव मस्तिष्क की उपज या कार्य आते हैं जो हालातों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अपन किसी भी कानून को जो परिवर्तित रूप प्रदान करते हैं या उसको एक नया डायमेंशन अपने माइंड प्रोडक्ट के आधार पर देते हैं,
वो सारी एक्टिविटीज जो है वो इंटरप्रिटेशन में मानी जाएंगी, निर्वचन में मानी जाएंगी। तो यहाँ इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है कि निर्वचन का सामान्य अर्थ क्या है, निर्वचन का अर्थान्वयन से क्या अंतर है, और जैसे निर्वचन के विभिन्न अर्थ दिए जाते हैं, अलग अलग एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरीज में है, या विभिन्न थिंकर्स ने अपनी 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 भाषाओं में बताया। तो यहाँ थिंकर्स का जो मैटर है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने सामंत और डॉक्टर विजय नारायण मणि की जो डेफिनेशन रखी है, उस डेफिनेशन के अलावा भी आप कुछ डेफिनेशंस जो है वो देख सकते हैं। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच।